जो भविष्य में आने वाला काम है, संसाधन उसे ही कहते हैं। पहले हम जल संसाधन से शुरू इसलिए कहते हैं कि जल के महत्व का हम लोग को जानना जरूरी है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मृदा संसाधन, उसके बाद हम पढ़ेंगे वन संसाधन। तो सबसे पहले हम जल के बारे में जानेंगे। जल की जानकारी इसलिए दे रहे हैं पहले कि ताकि जल से आप लोग परिपूर्ण हो जाइए। उसके बाद हम आपको मृदा से परिपूर्ण करेंगे, उसके बाद हम वन से परिपूर्ण करेंगे। हर टॉपिक को धीरे धीरे ले जाएंगे। जल के बारे में इसलिए बता रहे हैं ताकि हर बच्चा इसको देखे, हर बच्चा इसको समझे कि जल का महत्व क्यों है दोस्त, जल जरूरी हम लोग के लिए क्यों है। बहुत जल के हम लोग बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत बर्बादी कर रहे हैं, जैसे नीतीश कुमार कर रहे हैं। एक नल जल चला करके हम लोग को तो सुविधा दिए, लेकिन भविष्य में हम लोग को ये परेशानी का घर बन जाएगा, क्योंकि अंदर से इतना पानी निकल रहा है कि अंदर हॉल बना दिया दोस्त। लेयर इतना भाग गया है नल जल के चलते कि हम लोग बता नहीं सकते हैं। 20 फीट में जो कल चापाकल निकलता था, 120 में भी आफताल है ना। इसलिए जल संसाधन के बारे में, जल के महत्व को पहचानिए। अदर स्टेट में 1,000 फीट तक जल नहीं मिल रहा है, तो हम लोग को जब मिल रहा है तो उसको सुविधा का, जब हमको नल जल का पानी ही देना था तो हम लोग को गंगा नदी से फिल्टर करके देते, नदी उदी झरना से फिल्टर करके देते पानी, है ना। तो ये सब हम लोग को इन्वेस्ट नहीं होता। लेकिन जो धरती के अंदर से निकाला जा रहा है दोस्त, हम लोग के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हम लोग के आने वाले पीढ़ी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सुविधा है लेकिन परेशानी है, ये जान लीजिए। हाँ, समुद्र रहता, नदी रहता, उसका पानी फिल्टर करके देते, उसका ठीक है। चलिए, जल संसाधन। पृथ्वी की सतह के 3/4 भाग जल से ढका है। पृथ्वी पर 3/4 भाग, मतलब 4 भाग के 3 हिस्सा जल से यानी पानी से ढका हुआ है, और 1 भाग पर क्या है, स्थल है ना। पृथ्वी के अधिकतर स्थल पर जल की उपस्थिति के कारण ही इसे नीला ग्रह कहते हैं। जल की अधिक उपस्थिति के कारण, जल की अधिक उपस्थिति के कारण इसे हम क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। जल स्रोत, जिस स्रोत से जल की प्राप्ति उसे जल स्रोत कहते हैं। जो भी स्रोत से हम अभी समरसेबुल कस के चला हुआ है दोस्त, है ना। पहले हम लोग हैंड पंप यूज करते थे, चापाकल, तो जल का ये क्या है, स्रोत है। जल देने का ये क्या है, स्रोत है ना। जान लीजिए। अब देखिए दोस्त, जल स्रोत विभिन्न रूपों में पाए जाते हैं। जल स्रोत है जो विभिन्न रूपों में पाए जाते हैं। भूपृष्ठीय जल, भूमिगत जल, वायुमंडलीय जल तथा महासागरीय जल। महासागरीय, इतना प्रकार के जल पाए जाते हैं दोस्त। प्रकार ने इस तरह से हम लोग भूपृष्ठीय जल है, भूमिगत जल है, वायुमंडलीय जल है तथा महासागरीय जल है। भूपृष्ठीय जल जो हम लोग जमीन के अंदर से चापाकल के थ्रू, मोटर के थ्रू निकालते हैं, उसे भूपृष्ठीय जल उसे कहते हैं। जो तालाब है, पोखर है, नदी है, ये सब हो गया भूपृष्ठीय जल, यानी भूमि के पृष्ठ के ऊपर जल है, जिसे भूपृष्ठीय जल कहते हैं। जो भूमि के पृष्ठ के ऊपर जल है, जैसे नदी में जल रहता है, तालाब में रहता है, पोखर में रहता है, झरना में रहता है ना, झील में रहता है, ये सब क्या है, भूपृष्ठीय जल है। भूमिगत जल, भूमिगत जल उसे कहते हैं जो पृथ्वी के अंदर से, जमीन के अंदर से, भूमि के अंदर से हैंड पंप द्वारा, मोटर द्वारा, समरसेबुल द्वारा हम लोग निकालते हैं, उसे भूमिगत जल कहते हैं। वायुमंडलीय जल, वायुमंडलीय जल किसे कहते हैं, जे हम लोग को जो वायुमंडल में जल प्राप्त करता है बाष्पन क्रिया के द्वारा, तो ऊपर से बारिश होता है, उसे वायुमंडलीय जल कहते हैं, है ना। जब ऊपर से वर्षा होता है तो क्या होता है, वायुमंडलीय जल है वो। और महासागरीय जल, तो महासागरीय जल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्त, कि महासागर में सबसे अधिक जल है। 96.5% महासागरों में जल निहित है ना। सबसे ज़्यादा जल कहाँ है, महासागरों में है। महासागरों में लगभग 96.5% जल है। बाकी सब नदी, झरना, पहाड़ में जल है जो बचा है ना। अब देखिए, जानिए, हम लोग सबसे पहले जानते हैं जल के महत्व के बारे में। जल के महत्व के बारे में जान लीजिए। पहले कहाँ सादा, थोड़ा सा देख लेते हैं, हम थोड़ा सा सादा जगह बता देते हैं। जल यहीं पर बता देते हैं ना। देखिए, यहाँ पर हम थोड़ा सा लिख देते हैं जल के बारे में। देखिए, सबसे पहले पृथ्वी पर यहाँ लीजिए, ये पृथ्वी है दोस्त, पृथ्वी है, ये पृथ्वी हमारा है, ये है पृथ्वी। पृथ्वी 2 भागों में बटा है। क्या क्या है, देखिए, पृथ्वी एक जल, पृथ्वी पर 2 चीज़ है, जल और एक है स्थल। ये सब जानिए, ये सब जरूरी नॉलेज है ना दोस्त। अब कहिएगा पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल है, तो पृथ्वी पर 71% जल है। कितना है, 71% जल है। कितना है, 71% जल है दोस्त। 71 71% है, 71% जल है। कहाँ, पृथ्वी पर। और स्थल कितना परसेंट है, स्थल 29% है। कितना है, 29% है स्थल। कितना है, 29% स्थल है। अब देखिए, जल के भी कई भाग है, जल के भी कई भाग है दोस्त। तो जल कई भाग में है, तो जल देखिए क्या है, पृथ्वी पर जल महासागर में कितना है, 96.5% क्या है, महासागरों में निहित है। महासागरों में निहित है ना। महासागरों में
है ना। अब देखिए ये जल जो है दोस्त, जल है क्या है, 2.5% जल है जो मीठा जल है। क्या है, मीठा जल है, मीठा जल है दोस्तों, मीठा जल है। अब महासागर में जल है 96.5%, 2.5% मीठा जल है, और जो 1% जल है वही है झील है, झरना है, नदी है, वो सब में है ना। तो इसमें भी 2 प्रकार है। ये जल जो है मीठा जल का भी 2 भाग है। एक भाग है जो जिसका इसका 100% मानिए, ये जो हम लोग के पीने लायक पानी है, मीठा जल जो है 2.5% है, इसको 100% मानिएगा तो 100% में 75% है जो दोस्त क्या है, 75% जो है, 75% आपका क्या है, बर्फ़ है। क्या है, बर्फ़ है, 75% बर्फ़ है। हम लोग मात्र पीने लायक जो पानी है इसका 2.5% के 25% जल जो है पीने लायक है, कुछ है पीते हैं, पीने लायक, पीने लायक, पीने लायक ये भी है, लेकिन ये बर्फ़ के रूप में। मीठा जल हमारा कितना है, 2.5%, लेकिन 75% बर्फ़ है और 25% हम लोग यूज कर रहे हैं जो पी रहे हैं। अब स्थल के भी कई भागों में बांटा गया है। तो स्थल के 3 भाग में बांटा गया है। देखिए स्थल के 3 भाग में बांटा गया है, देख लीजिए। एक है मैदानी भाग। क्या है, मैदानी भाग, मैदानी भाग, मैदानी भाग, मैदानी भाग कितना % है दोस्त, ये 29% को आप 100% मानिए। जो स्थल है आपको पृथ्वी पर 29% है, 29% को आप 100% मानेंगे तो 29% 100% मानिएगा तो आपको जो मैदानी भाग है, मैदानी भाग आपको कितना हो जाएगा, 43% हो जाएगा। कितना, 43%, 43% है जो क्या दोस्त, 43% जो है मैदानी भाग है। और मैदानी भाग, पर्वतीय भाग देख लेते हैं, पर्वतीय, पर्वतीय भाग, पर्वतीय भाग कितना है तो आपको 30% है। कितना है, 30% है। और एक पहाड़ी भाग, पठारी भाग होता है। क्या, पठारी, पठारी भाग, पठारी भाग कितना है, 27% है। जोड़ी तो 100% हो रहा है, 43 से 100% हो रहा है दोस्त। यानी मैदानी भाग जिसमें लोग घास है, खेत है, कृषि करते हैं, मैदान है, खाली है, परित है, ये सब मैदानी भाग है। पर्वतीय जो बड़ा बड़ा पर्वत है, बड़ा बड़ा जो पर्वत है वो 30% है। पठारी छोटा छोटा पहाड़ी हो गया, पठार हो गया, जिसे राजगीर उजीर का जो क्या है, ये सब पठारी में आ जाता है, पर्वतीय में नहीं आएगा। ये सब क्या है, 27% है। इसका भी भाग समझ गए। अब यहाँ से समझिए, एक बार रिपीट कर देते हैं। पृथ्वी पर हुआ दो चीज़ है, एक जल 71% है। अगर भाग में पूछेगा तो क्या पूछेगा, 3.4 भाग में अगर पूछता है तो 3/4 भाग। स्थल 29% है, 29 यानी एक भाग स्थल है, जिसमें 96.5% महासागरों में जल निहित है। जल के 2 भाग में बांटा गया है, मीठा जल और खारा जल। ये है खारा जल, खारा जल, खारा जल 96.5% है जो महासागरों में निहित है। 2.5% 2.5% मीठा जल है। मीठा जल को भी दो भागों में बांटा गया है। इसका 100% मान के हम 75% बर्फ़ के रूप में है और 25% पीने लायक पानी है ना। अब 1% बच जाता है जो नदी, झील, झरना में हो गया दोस्त। अब स्थल के भी 3 भागों में बांटा गया है। स्थल के एक मैदानी भाग, पर्वतीय भाग और पठारी भाग। मैदानी भाग में 43% मैदान है ना। पर्वतीय भाग में 30% पर्वत है और पठारी भाग में 27% पर्वत, पठारी है, यानी पहाड़ी छोटा छोटा हो गया। तो यहाँ तक आप लोग अगर समझ गए हैं तो हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं दोस्त। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्त आगे पढ़ते हैं। देखिए स्रोत तक तो हम जाने थे। जल संसाधन का वितरण, जल संसाधन अधिकांश जल दक्षिणी गोलार्ध में ही, इसी कारण दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध करते हैं और उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध के नाम से जाना। पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में अधिक जल है और उत्तरी गोलार्ध में मैदानी क्षेत्र है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध को हम लोग जल गोलार्ध के नाम से भी जानते हैं। विश्व के कुल मृदु जल का लगभग 75% अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एवं पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ के चादर या हिमनद के रूप में पाया जाता है और लगभग 25% भूमिगत जल जो स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है। अभी हम यही तो डायग्राम पार के बताए थे दोस्त कि 75% जो मीठा जल है उसका 75% बर्फ के रूप में है और 25% जो हम लोग यूज करते हैं पीने लायक है ना। ब्रह्मपुत्र एवं गंगा विश्व की 10 बड़ी नदियों में से इन नदियों के विश्व की बड़ी नदियों में क्रमशः 8वां एवं 10वां स्थान प्राप्त है। करा ब्रह्मपुत्र एवं गंगा विश्व की 10 बड़ी नदियों में से इन नदियों के विश्व की बड़ी नदियों में क्रमशः 8वां एवं 10वां भाग है ना। अब विश्व के दुनिया के 10 नदी है दोस्त, उसमें 2 नदी अपना देश के आ जाता है, एक ब्रह्मपुत्र, एक गंगा नदी। अच्छा, आपको हम एक नदी के बारे में डिटेल्स बता दें, बोलिए तो बता देते हैं, क्योंकि नदी से आप लोग के बहुत सारा क्वेश्चन आता है, मैट्रिक में भी आता है और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। ये इसको सादा पर थोड़ा सा यूज करते हैं दोस्त, इसको बोर्ड पर यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा सा लंबा जाएगा, है ना। तो है ना, सबसे पहले देखिए दोस्त, गंगा नदी कहाँ से निकलती पता है आप लोग? गंगा नदी निकलती नहीं है, गंगा नदी 2 नदियों का संगम है। गंगा नदी निकलती नहीं है कहीं से, गंगा नदी 2 नदियों का संगम है। एक आता है उत्तराखंड के गोमुख से और एक आता है उत्तराखंड के
पंथ से आता है ना। तो एक आता है भगीरथी नदी और एक आता है अलकनंदा नदी, दोनों उत्तराखंड में ही आता है। एक जगह है देवप्रयाग, दोनों वो नदी का संगम वहाँ पर होता है और वहीं से गंगा नदी का नामकरण हो जाता है, ये गंगा नदी है। तो सबसे पहले जानते हैं एक नदी आया दोस्त, एक नदी आया, इधर से ले लेते हैं क्या, इधर से ले लेते हैं नदी, ये लेते हैं क्या, अलकनंदा नदी को जी, अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी कहाँ से निकलता है पता है, संतोष पथ से को जी, संतोष पथ से लिख देते हैं, संतो पंथ से निकलती है ना, संतो पथ से निकलती है ना, संतो पथ से निकलती है। और एक आता है दोस्त, ये नदी है, थोड़ा सा इधर से ले लेते हैं, ये नदी है हम लोग का, हाँ एक नदी है दोस्त, इधर से आता है क्या, इधर से आता है एक भागीरथी नदी, क्या भागीरथी नदी। ये भागीरथी नदी कहाँ से निकलता है पता है, गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख से निकलता है, उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से, गंगोत्री के गोमुख से निकलता है, क्या गोमुख से निकलता है, गोमुख से निकलता है ये नदी है ना। ये नदी एक जगह है, एक जगह है कहाँ, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में एक जगह है दोस्त। उत्तराखंड में दोनों नदियां बहते आ रही है, दोनों नदियां इतराते हुए, लहराते हुए, बहलाते हुए, ये नदियां दोनों आके क्या हो गया, संगम उत्तराखंड में, जिसे नाम है देवप्रयाग। देवप्रयाग यहाँ क्या है, दोनों का संगम है, क्या है, दोनों का संगम। ये बहुत अच्छा तरीका से इसको सीख लीजिए, बता देंगे तो फिर जिंदगी में भुलाइएगा नहीं, ये गारंटी लेते हैं। अगर ये डायग्राम पूरा सीख लीजिएगा तो नदी से जो भी प्रश्न आएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी से, तो आप लोग कहीं फंसिएगा नहीं। अगर आप लोग से पूछ देगा कि यहाँ से तो गंगा नदी बन गया हुआ, यहाँ से नाम क्या होता है, नाम गंगा नदी हो जाता है, गंगा, यहाँ से नाम अपना बदल देता है दोस्त, भागीरथी और अलकनंदा जब मिल जाती है तो यहाँ से गंगा नदी का नामकरण हो जाता है। और उत्तराखंड में पूछ देगा आपको, उत्तराखंड में कितना किलोमीटर गंगा नदी बहती है, उत्तराखंड में आपको, उत्तराखंड में 110 किलोमीटर, कितना, 110 किलोमीटर बहती है, 110 किलोमीटर बहती है। लेकिन इधर जो बहते आ रही है गंगा नदी, तो ये सब क्या है, पर्वत क्षेत्र से आ रहा है, पहाड़ी क्षेत्र से, पठारी क्षेत्र से बहते आ रहा है। एक जगह और है दोस्त, एक जगह है हरिद्वार, क्या है, हरिद्वार। हरिद्वार से क्या होता है, हरिद्वार से क्या होता है, तो हम मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है गंगा नदी, क्या करती है, मैदानी भाग में, मैदानी भाग में प्रवेश करती है, भाग में गंगा नदी प्रवेश करती है। जब यहाँ से गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो जैसे ही उत्तराखंड अपना छोड़ देता है, तो उत्तराखंड से आप लोग जहाँ कहाँ जाते हैं, उत्तर प्रदेश, क्या, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आप कहाँ जाकर मिलती है दोस्त, उत्तर प्रदेश में एक जिला है जहाँ गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, उस जिला का नाम है बिजनौर जिला, क्या, बिजनौर। आपसे पूछ देगा क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है, तो बिजनौर जिला में, बिजनौर जिला में प्रवेश करती है दोस्त गंगा नदी। यहाँ से हो गया बिजनौर, यहाँ से बिजनौर हो गया दोस्त, यूपी के बिजनौर में प्रवेश करती है। जब बिजनौर में प्रवेश करती है दोस्त, आपसे पूछ देगा कि उत्तर प्रदेश में कितना किलोमीटर गंगा नदी बहती है, तो उत्तर प्रदेश में आपको हो जाएगा 1400, लगभग 1450 किलोमीटर, 1450 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में सिर्फ 1450 किलोमीटर बहती है। जब उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर बहती है दोस्त, कानपुर होते मेनमेन शहर, इलाहाबाद संगम होते, वाराणसी होते हुए फिर कहाँ प्रवेश करती है, तो आपको प्रवेश करती है कहाँ, बिहार में। कहाँ प्रवेश करती है, बिहार में। यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से यूपी में बह रही है ना, अब यहाँ से ले लेते हैं हम बिहार। थोड़ा सा जगह नहीं है, हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं दोस्त, है ना, जगह नहीं रहने के कारण है। चलिए, है ना, अब यहाँ से ले लेते हैं बिहार। अब बिहार में एंट्री मार दिया दोस्त गंगा नदी। जब बिहार में एंट्री मार दिया तो बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है, बिहार के बक्सर जिला में प्रवेश करती है, बिहार के बक्सर जिला में प्रवेश करती है, बक्सर जिला में। जब बक्सर जिला में बिहार के प्रवेश करती है तो आपसे पूछ देगा कि बक्सर जिला में जब प्रवेश कर जाती है तो बिहार में कितना किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है, जो टोटल बहती है गंगा नदी कितना किलोमीटर गुजरती है बिहार से, तो बिहार से 445 किलोमीटर गुजरती है। कितना, 445 किलोमीटर बिहार में बहती है। बिहार में बहती कितना, 445 किलोमीटर। जब बिहार में बक्सर से होते हुए, भोजपुर जिला होते हुए, पटना जिला होते हुए, लखीसराय होते हुए, भागलपुर होते हुए दोस्त, जब आपको यह पश्चिम बंगाल में प्रवेश करता है, और पश्चिम बंगाल में एक जिला है दोस्त, यहाँ से बिहार ले लिए,
यहाँ से यूपी इन्हें हो गया, इन्हें बिहार हो गया यहाँ से, अब बंगाल में पहुँचता है। तो बंगाल में इसका नाम देते थे वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल WB। वेस्ट बंगाल में प्रवेश कहाँ से करती है? वेस्ट बंगाल में एक जगह है, थोड़ा सा एक झारखंड भी टच करता है, उसको भी लिख देते हैं। झारखंड का मात्र एक जिला। आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्त, 10th में पूछे या ना पूछे, लेकिन SSC में बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन दोस्त कि गंगा नदी की जो बहती है दोस्त, जो झारखंड का ऐसा कौन सा जिला, एकमात्र जिला, एक ही जिला है जो गंगा नदी वहाँ से गुजरती है। तो एक झारखंड के कौन सा जिला है? झारखंड का साहिबगंज, कुछ साहिबगंज में टच करती है, साहिबगंज में टच करती है दोस्त। जब साहिबगंज से निकलती है तो ये हिलती कहाँ? बंगाल में निकलती है। अब बंगाल से हम लोग बंगाल में वेस्ट बंगाल में प्रवेश करती है ना, वेस्ट बंगाल WB। वेस्ट बंगाल में कितना किलोमीटर तक चलती है? तो वेस्ट बंगाल में आपको चलती है कितना? 520 किलोमीटर। पूछ देगा कि वेस्ट बंगाल में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 520 किलोमीटर है। वेस्ट बंगाल में कहाँ प्रवेश करती है? तो वेस्ट बंगाल में एक जिला है, उसका नाम है मालदा। क्या नाम है? मालदा जिला। मालदा जिला है दोस्त। मालदा जिला में प्रवेश करती है, वहाँ से 520 किलोमीटर पश्चिम बंगाल में चलती है। जब पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर चलती है तो वहाँ से एक जिला का नाम है मुर्शिदाबाद जिला। क्या है? मुर्शिदाबाद। जगह नहीं है, इसके कारण हम इधर जा रहे हैं ना, ये नहीं सोचिएगा कि गंगा नदी टेढ़ा मेढ़ा क्यों जा रही है ना। तो गंगा नदी उसके बाद इधर वेस्ट बंगाल बह रही है। वेस्ट बंगाल में नाम है मुर्शिदाबाद, एक जिला का नाम है मुर्शिदाबाद। जब मुर्शिदाबाद में हिलते हैं दोस्त तो मुर्शिदाबाद गंगा नदी दो भाग में बढ़ जाती है। जो पूरब की ओर जाती है वो बांग्लादेश चली जाती है, और जो दक्षिण की ओर जाती है वो हुगली नदी कहलाती है। और वही नदी उसका नाम भी भागीरथी नदी के नाम से जानते हैं। क्या? भागीरथी या हुगली। दक्षिण की ओर लिख देते हैं, पूर्व की ऊपर से जाते हैं। लीजिए पकड़िएगा नहीं से, है ना। पूर्व की ओर और बांग्लादेश। क्या? बांग्लादेश में। और दक्षिण की दिशा, दक्षिण में हो जाएगा दोस्त, दक्षिण। तो दक्षिण में हुगली, इसे भागीरथी नदी भी बोल सकते हैं। भागीरथी नदी मुर्शिदाबाद में दो भाग में बढ़ जाती है। दो भाग में एक भाग जो पूरब की ओर बहती है, पूरब की ओर बहने वाली नदी वो बांग्लादेश चली जाती है, और जो दक्षिण में प्रवेश करती है वो हुगली नदी कहलाती है, या उसे भागीरथी नदी भी कहते हैं। ये डायग्राम अगर समझिएगा तो आपको गंगा नदी से कोई भी प्रश्न पूछ दे आपसे कहीं मिस नहीं होगा। अब देखिए दोस्त, जब यहाँ से गंगा नदी प्रवेश करती है तो बांग्लादेश जो चल गया, तो बांग्लादेश वाला को क्या कहते हैं? बांग्लादेश में क्या कहते हैं गंगा नदी को? बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहते हैं? पद्मा। क्या? पद्मा बोला जाता है। पद्मा नदी के नाम से बांग्लादेश में है ना, पद्मा बोला जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी क्या बोला जाता है? पद्मा बोला जाता है। अब पद्मा बोला जाता है दोस्त। एक नदी आती है हमारा तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। एक नदी तिब्बत के मानसरोवर से। क्या? तिब्बत के मानसरोवर से। तिब्बत के मानसरोवर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्रा। क्या? ब्रह्मपुत्रा। ये अरुणाचल प्रदेश होते हुए, ये असम होते हुए, ये अरुणाचल प्रदेश में से लोहित नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? लोहित नदी। ब्रह्मपुत्र नदी इसे अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं? अरुणाचल प्रदेश में इसे लोहित नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोहित नदी। अच्छा ये बताइए, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? तो 2928 किलोमीटर। लगभग में कहीं 2900 किलोमीटर भी देता है ना। अब गंगा नदी की लंबाई पूछ देगा तो गंगा की जो लंबाई है दोस्त 2525 किलोमीटर। गंगा नदी की टोटल लंबाई पूछ देगा तो 2525 किलोमीटर। अगर पूछ देगा यूपी में, तो यूपी में अकेले हो जाएगा दोस्त 1450 किलोमीटर। बिहार में पूछ देगा तो 445 किलोमीटर। झारखंड में नहीं लिखे, चलिए 520 किलोमीटर पश्चिम बंगाल में, है ना। अब यहाँ से देखिए, ये गंगा नदी तो निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। तो जब ब्रह्मपुत्र नदी बहती हुई असम होते हुए डिब्रूगढ़ होते हुए गुवाहाटी होती हुए दोस्त, ये जब असम से निकलती है तो ये भी क्या डेल्टा बनवाते हुए ये गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती है। क्या कहलाती है? बांग्लादेश में इसे क्या कहता है? बांग्लादेश में इसे क्या कहते हैं दोस्त? तो बांग्लादेश में से क्या कहते हैं? बांग्लादेश में से जमुना के नाम से जानते हैं। क्या? जमुना के नाम से, यमुना के नाम से, इसी के जमुना पढ़ा जाता है।
यमुना के नाम से, यमुना के नाम से जानते हैं। जब बांग्लादेश में दोनों इन्हें से पद्मा गई दोस्त, पद्मा, ये गई पद्मा, है ना, ये पद्मा नदी गई, है ना। अब यहाँ से जमुना तो गई, यहाँ से जमुना लिख देते हैं, यमुना, बांग्लादेश में यमुना। जब ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी बांग्लादेश में एक जगह मिलती है, संगम हो जाती है, क्या होती है, संगम हो गई, एक जगह संगम बन गई। इधर से आई ब्रह्मपुत्र नदी, इधर से गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना और गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा। और जब पद्मा और जमुना मिल गई, लिख देते हैं पद्मा प्लस जमुना। जमुना जब मिलती है दोस्त, तो जब मिल जाती है तो उसको क्या निर्माण होता है, मेघना। ये जलधारा जो कहलाती है, क्या कहलाती है, मेघना। जब पद्मा नदी और मेघना नदी बांग्लादेश में जाकर एक संगम में मिल जाती है और उस धारा को जब एक ही धारा बन जाती है, उस धारा को मेघना बोला जाता है। क्या, मेघना बोली जाती है। यही डेल्टा बनाते हुए यही फिर क्या होता है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर क्या होती है, गिर जाती है। क्या होती है, गिर जाती है। यही है दोस्त गंगा नदी की और ब्रह्मपुत्र नदी की कहानी। तो आप लोग जल संसाधन तो हम पढ़ाए हैं, लेकिन इससे ज़्यादा हम गंगा नदी के डिटेल से पूरा बता दिए हैं कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, कैसे कैसे प्रवेश करती है और कैसे कैसे कहाँ कहाँ जाकर कितना किलोमीटर चलती है और कौन कौन जिला में प्रवेश करती है, कौन कौन जिला से निकलती है, कितना किलोमीटर चलती है और कहाँ कहाँ जाकर के बांग्लादेश में जाकर के गंगा पद्मा बन जाती है और ब्रह्मपुत्र जमुना बन जाती है। और जब दोनों मिलती है तो उसे मेघना कहलाती है ना। और सब विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण कहाँ होता है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सबसे बड़ा डेल्टा, ये तो जानते हैं सुंदरबन डेल्टा। लेकिन निर्माण कौन करता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र नदी निर्माण करती है ना। और दुनिया के सबसे बड़ा डेल्टा है यही सुंदरबन डेल्टा दोस्त, सुंदरबन डेल्टा है ना। इसका नाम है क्या, सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा है दोस्त। और कोई शक है तो बताइए। ब्रह्मपुत्र नदी पर एक द्वीप है, क्या है, एक द्वीप है, उसका माजुली द्वीप नाम से है, माजुली द्वीप। दुनिया के सबसे बड़ा द्वीप है वो माजुली द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी के नदी में, है ना। ब्रह्मपुत्र नदी में माजुली द्वीप है। इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, देख लीजिए, कहीं दिक्कत है दोस्त तो पूछ लीजिए, देख लीजिए। आपको पूरा गंगा नदी यमुना नदी की डिटेल्स बता दी। अब चलते हैं हम टॉपिक पे हम कहाँ थे दोस्त, तो चलिए जान लेते हैं। टॉपिक में हम लोग थे कहाँ, हम लोग थे यहाँ। तो विश्व कुल ये तो पढ़ लिए थे। अब यहाँ जल संसाधन का उपयोग, तो जल संसाधन का उपयोग 1951 ईस्वी में भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 5177 घन मीटर थी। जब 1951 में आंकड़ा लगाया गया तो 5177 घन मीटर प्रति व्यक्ति थी, जो 2001 में 1829 घन मीटर हो गई। 2001 में 1829 घन मीटर प्रति व्यक्ति हो गई। 2025 में पहुँचते व्यक्ति जल की उपलब्धता 1342 घन मीटर हो गई। यानी जल की स्तर इतना घटते जा रहा है दोस्त कि बता नहीं सकते। तो इसीलिए तो कहते हैं कि पर्यावरण को बचाइए और जो हम लोग के जितना वन की आवश्यकता है, हम लोग को पृथ्वी पर जो वन चाहिए 33% वन चाहिए, वो हम लोग को जरूरी चाहिए। अभी हम लोग के पास कितना है, 21 कुछ है लगभग में, लेकिन हम लोग के चाहिए कितना, अगर स्वच्छ वातावरण रखना है तो 33% वन हम लोग के जरूरी चाहिए, 33% हम लोग के जरूरी चाहिए। इसलिए हम लोग को पेड़ पौधा लगाने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पेयजल, घरेलू कार्य, सिंचाई, उद्योग, जन्म, स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा मल मूत्र विसर्जन इत्यादि कार्यों के लिए जल अत्यंत जरूरी है। जल विद्युत निर्माण तथा परमाणु संयंत्र, शीतलन, मत्स्य पालन, जल कृषि, वानिकी, जल क्रीड़ा जैसे कार्य की कल्पना बिना जल की नहीं की जा सकती है ना। जल बहुत जानने कितना चीज़ में उपयोग हो रहा है, अब बहुत सारा में होता है। बहुउद्देशीय परियोजना, अब बहुउद्देशीय परियोजना जिसमें बहुत सारी परियोजना होती है, बहुउद्देशीय परियोजना ऐसी परियोजना जिसका निर्माण एक साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है, उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। बहुत सारा उपयोग के लिए हम लोग करते हैं, उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं, है ना। बहुउद्देशीय परियोजना के भारत में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। पूछ देगा आपको किसने कहा था, पूछ देगा आप लोग को कि बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा था, बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा था, तो जवाहरलाल नेहरू। किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं संसाधन बनते हैं, ये जिम्मरमैन ने कहा था। किसने कहा था संसाधन होते नहीं संसाधन बनते हैं, जिम्मरमैन ने कहा था। अब बहुउद्देशीय परियोजना के विकास के उद्देश्य जानिए। बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन पर रोक, पेय एवं सिंचाई के लिए जलपूर्ति, परिवहन, मनोरंजन, वन्य जीव संरक्षण, मत्स्य पालन, जल कृषि पर्यटन इत्यादि। यानी बहुउद्देशीय परियोजना के विकास के लिए हम लोग क्या हमारा उद्देश्य क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना
बनाने के लिए हम लोग का क्या उद्देश्य है जो हम इसको निर्माण करेंगे? तो बाढ़ पर नियंत्रण, बाढ़ आता है तो उसको हम रोक सकते हैं पानी एकत्रित करके। दोस्त मृदा पर्दन, जो हम लोग का मृदा कटाव हो रहा है उसको रोक सकते हैं। पेय एवं सिंचाई के लिए जलापूर्ति, पीने के लिए और सिंचाई के लिए हम लोग जल को जलाशय में रोक सकते हैं बांध बनाकर। परिवहन, मनोरंजन, वन्य जीव संरक्षण इत्यादि ना। भारत में अनेक नदी घाटी परियोजनाओं का विकास हुआ है। भाखड़ा नांगल परियोजना, अब पूछ देगा भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो महानदी पर। दामोदर नदी, दामोदर पर है। गोदावरी, कृष्णा, स्वर्ण रेखा एवं सोन परियोजना जैसी अनेक परियोजनाओं भारत के बहुआयामी विकास में सहायक हो रही है। अब पूछ देगा विश्व के सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड बांध महानदी पर है। कहाँ है हीराकुंड बांध? तो उड़ीसा में है दोस्त, ये सब जानिए, है ना। भाखड़ा नांगल बांध कहाँ दोस्त? तो भाखड़ा नांगल बांध कहाँ है? पंजाब में लगता है दोस्त, है ना। पंजाब में ही ना, हिमाचल प्रदेश में होगा, हिमाचल प्रदेश में। और एक और बांध है टिहरी बांध। टिहरी बांध है दोस्त, एक सबसे ऊंचा बांध है जो टिहरी बांध है ना। और उसके बाद कुछ आंदोलन हुआ, देखिए आंदोलन के बारे में। नर्मदा बचाओ आंदोलन, जिसका नेतृत्व मेधा पाटेकर ने किया था। देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन है जो स्थानीय लोग, किसानों, पर्यावरणविदों, मानवाधिकारकर्ताओं को गुजरात के नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध के लिए प्रेरित करता है। इस आंदोलन के प्रवर्तक मेधा पाटेकर है। अब पूछ देगा यहाँ से सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है? तो गुजरात में, है ना। इसी में पानी में, जल में हेल खल के बहुत सारे महिलाओं ने, पुरुषों ने हेल कर, इतना इतना पानी में हेल करके नर्मदा बचाओ आंदोलन का विरोध किया था दोस्त, है ना। कि अगर हम लोग अगर आज ये बांध जो बना रहे हैं, अगर कल होकर के बाढ़ आ जाए, कुछ आपदा आ जाए, हम लोग के नदी के किनारे घर है, उसी में हम लोग दह जाए, हमारा बहुत सारा नुकसान, उसका रिस्क कौन लेगा? अगर ये बांध परियोजना बनाना चाहते हैं तो आप हमें एक जगह ज़मीन दीजिए जहां हम लोग अस्थायी रूप से वहां निवास कर सकें, जिससे हम लोग को कोई परेशानी न हो, कितना भी बाढ़ आ जाए। तो यही चलते ये आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था दोस्त। बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से होने वाली हानियाँ, इससे हम लोग की हानि क्या हो सकता है? बहुउद्देशीय परियोजना से पर्याप्त मुआवजा न मिल पाना, विस्थापित होना, पुनर्वास की समस्या, आसपास बाढ़ का आना जाना। पर्याप्त मुआवजा न मिला माने कि मतलब कि जो हम लोग के, जैसे बाढ़ आ गया दोस्त, तो बाढ़ आ गया वहाँ पर, तो हम लोग के जो खेती गृहस्थी तो दह जाएगा, है ना। हम लोग तो मुआवजा मिलेगा नहीं। विस्थापित होना, एक जब बाढ़ के समय आता है तो एक जगह से दूसरी जगह आदमी चल जाता है। इस बारिश के समय आ गया, बाढ़ आने वाला है, तब यहाँ जगह छोड़िए, अब दूसरी जगह जा करके रहिए। पुनर्वास की समस्या, फिर से पुनर्वास, फिर से वहीं रहिए। आसपास बाढ़ का आना जाना, बाढ़ के बहुत संभावना रहता है आने के दोस्त। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण भूकंप की समस्या बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, बाढ़ से जल प्रदूषण, जल जनित बीमारियों तथा फसलों के कीटाणु जनित बीमारियों का भी संक्रमण होता है। जानते हैं जल से प्रदूषण, जल प्रदूषण बढ़ता है तो बीमारियाँ, जल जनित बीमारी भी बढ़ता है ना। भूकंप आने की समस्या बढ़ जाती है, फसलों में कीटाणु आ सकता है। जल संकट अब आ जाइए। जल संकट, जल के अनुपलब्धता को जल संकट कहा जाता है। बढ़ती जनसंख्या, उनकी मांग तथा जल के असमान वितरण में जल दुर्बलता का परिणाम है। वर्तमान समय भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। 22% जो विद्युत प्राप्त होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है दोस्त, तो हम लोग कितना परसेंट होता है? 22%। कोई से विद्युत जो किससे प्राप्त है? जल विद्युत से प्राप्त है, बांध से प्राप्त होता है। विद्युतों के जगह से मृदु जल पर दबाव बढ़ रहा है। शहरों में बढ़ती आबादी व शहरी जीवन शैली के कारण जल एक विद्युत की आवश्यकताओं में तेजी से वृद्धि होता है। बांध बनाने से तो जरूरी होता है दोस्त कि हम लोग के आसपास में जो इलेक्ट्रिक जो होता है, हम लोग को विद्युत का निर्माण होता है, उससे हम लोग की सुविधा थोड़ा सा हो जाता है दोस्त। जल की पर्याप्त मात्रा होने के बावजूद लोग प्यासे हैं। इस दुर्लभता के कारण जल की खराब गुणवत्ता, यह किसी भी राज्य का या देश के लिए चिंतनीय विषय है। अगर जल होते हुए भी हम लोग प्यासे हैं तो ये चिंता का विषय है। जल है लेकिन हम लोग प्यासे हैं, तो ये चिंता के विषय। क्यों प्यासे? कि जल की गुणवत्ता खराब होते जा रहा है। जल की जो अंदर के जल प्रदूषण बढ़ रहा है धीरे धीरे, बहुत सारा जल में बैक्टीरिया, कीटाणु पाया जा रहा है। तो घरेलू एवं औद्योगिक अपशिष्टों, रसायनों, कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त होने वाली उर्वरक जल में मिल जाने से जल की गुणवत्ता बुरी तरह प्रभावित हुई, जो मानव के लिए अति नुकसानदायक है। हम लोग जो औद्योगिक अपशिष्टों, रसायन और कीटनाशकों को प्रयोग करते हैं दोस्त, वो जल में मिल करके जल को दूषित कर देता है और हम लोग को शरीर को नुकसान पहुंचाता है दोस्त। केवल कानपुर में 180 चमड़े के कारखाने हैं जो प्रतिदिन 58 लाख लीटर जल गंगा में विसर्जित करें। सोच लीजिए दोस्त, जल 100 कितना है? देखिए 180 चमड़े के कारखाने सिर्फ कानपुर में, उत्तर प्रदेश में है कानपुर, चमड़े के कारखाना सबसे ज़्यादा वहीं है कानपुर में, जिसका 58 लाख लीटर जल मल गंगा में डेली उतना गिरता है। दोस्तों सोच लीजिए गंगा कितना प्रदूषित होते जा रहा है ना। हम लोग को जो सफाइया करना चाहिए और हम लोग गंदा कर रहे हैं। जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता है। जल संसाधन की सीमित आपूर्ति, तेजी से फैलती प्रदूषण एवं समस्या की मांग को देखते हुए जल संसाधन का संरक्षण एवं प्रबंधन अपरिहार्यता, जिससे स्वास्थ्य, जीवन, खाद्यान्न सुरक्षा, जीविका और उत्पादन प्रक्रिया को सुनिश्चित किया जा सकता है ना। जल संसाधन के दुर्बलता या संकट से निवारण के लिए सरकार को सितंबर 1987 में राष्ट्रीय जल नीति की स्वीकार किया। राष्ट्रीय जल नीति का स्वीकार कब किया गया? सितंबर 1987। इसके अंतर्गत
सरकार ने जल संरक्षण के लिए निम्न सिद्धांतों का अध्याय को रखकर योजनाओं को बनाया। जल की उपलब्धता को बनाए रखना, जल को प्रदूषित होने से बचाना, प्रदूषित जल को स्वच्छ कर उसका पुनर्चक्रण करना। अब देखिए जल को हम लोग कैसे सुरक्षित रख सकते हैं दोस्त, देखिए जल की उपलब्धता को बनाए रखना, जल जो उपलब्ध है उसको हम लोग बनाए रखना है, उसको कमी होने नहीं देना है। जल को प्रदूषित होने से बचाना है, जल को प्रदूषित होने नहीं देना है, प्रदूषण मुक्त करना है जल को हम लोग, तब ना आगे हम लोग को भविष्य में काम देगा। प्रदूषित जल को स्वच्छ कर उसका पुनर्चक्रण करना। अगर जो जल गंदा हो गया, प्रदूषित हो गया, उसको फिर से फिल्टर करके मशीन के जरिए हम लोग उसको पी सकते हैं, यूज कर सकते हैं, स्वच्छ करके उसको पुनर्चक्रण उपयोग कर सकते हैं। वर्षा जल संग्रहण एक उसका पुनर्चक्रण है। जल दुर्बलता एवं उनकी निम्नीकरण वर्तमान समय की एक प्रमुख समस्या बन गई है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विफल होने तथा इसके विवादास्पद होने के कारण वर्षा जल संग्रहण एक लोकप्रिय जल संरक्षण का तरीका हो सकता है। भूमिगत जल का 22% भाग का संचय वर्षा जल के भूमि के प्रवेश करता है। अब देखिए यहाँ जो वर्षा का जल है दोस्त, उसको हम क्या बोलते हैं, पुनःचक्रण। जैसे वर्षा किसे होता है, बाष्पीकरण से होता है। जैसे पानी पड़ा, वही पानी फिर बाष्प बन के पेड़ पौधे के जरिए, समुद्र के जरिए बाष्प बन के क्या हुआ, गया आसमान में, फिर बादल बन के पड़ा, मन कि वही पानी जा रहा है, वही पानी आ रहा है। लेकिन वो पानी का 22% भाग, वही जो पानी वर्षा का पानी है उसका 22% भाग क्या होता है, जमीन सोख लेता है। जमीन वही 22% सोख लेता है, वही जल हम लोग अंदर से भूमिगत जल के रूप में प्रयोग करते हैं और उसे पीते हैं ना। तो एक आओ है दोस्त, क्या जल संग्रहण करना। जल संग्रहण किस तरह से कर सकते हैं, गुजरात में अभी बना हुआ है सिस्टम, तमिलनाडु में, राजस्थान में, बहुत सारा ऐसे राज्य में है, आसाम में क्या होता है, पूरी छत के जो एक नाली लास्ट में बनाया जाता है, जितना छत पर बारिश हो रहा है उसका पानी क्या करेगा, घग्घा के थ्रू बाहर निकालेगा, पाइप के थ्रू रोड पर गिराएगा। तो वहाँ के हम लोग तो रोड पर गिराते हैं, वहाँ का सिस्टम क्या है, एक तो हम लोग पीने वाला बोरिंग करवाएं जिससे हम लोग पानी यूज कर रहे हैं, पी रहे हैं। एक यूज जो बोरिंग कराता है, एक बोरिंग इसलिए कराता है कि जल के जितना भी पानी है, जितना भी जल छत पर पानी बारिश से हो रहा है, वो बारिश का पानी वो एक बोरिंग बना दिया जाता है, एक बोरिंग एक्स्ट्रा किया जाता है और वो बोरिंग को ऊपर छत पर पाइप से जोड़ दिया जाए। जितना पानी जा रहा है वो सीधे कहाँ जाएगा, ज़मीन के अंदर जाएगा। और जब ज़मीन के अंदर जाएगा दोस्तों, वहाँ का लेयर बना हुआ रहेगा, जल संचय कर रहा है ना। तो इस तरह से हम लोग को भी सोचना चाहिए, हम लोग को भी इसी तरह से, जिस तरह से अदर स्टेट इसका इस्तेमाल कर रहा है, हम लोग को भी करना चाहिए। चलिए, सूखे और सूखे क्षेत्रों में वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए गड्ढे का निर्माण किया जाता था, जिससे मिट्टी में सिंचित कर खेती की जा सकती। उसे राजस्थान के जैसलमेर में खादिल तथा अन्य क्षेत्रों में जोहड़ के नाम से पुकारा जाता था। जो गड्ढा हम लोग पानी एकत्रित करते थे, एकत्रित करके रखते थे, जिससे हम लोग खेत उत में सिंचाई करने का प्रयोग करते थे, उसे राजस्थान में खादिल कहते थे, अन्य क्षेत्र में जोहड़ के नाम से पुकारा जाता है। राजस्थान के बिराना, फलोदी और बाड़मेर जैसे सूखे क्षेत्रों में पेयजल का संचय भूमिगत टैंक में किया जाता है, जिसे टांका कहा जाता है। मेघालय स्थित चेरापूंजी एक मासिन राम में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। पूछ देगा दुनिया में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मासिन राम में और चेरापूंजी में। सबसे पहले मासिन राम आएगा ऑप्शन में, अगर मासिन राम रहेगा तो मासिन सबसे पहले मारना, उसके बाद चेरापूंजी आता है। भारत में मेघों का घर किसे कहता है, मेघालय का। तो ये मेघालय में मासिन राम और चेरापूंजी पड़ता है, मेघालय में ही मासिन राम और चेरापूंजी पड़ता है, यही सबसे ज़्यादा बारिश होता है। हम लोग को बिहार में पूछेगा, बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिला में होती है, तो किशनगंज में होती है। किशनगंज में सबसे अधिक वर्षा होती है, सबसे कम गया जिला में होती है। ये सब जान लीजिए, सर्वाधिक वर्षा होती है। जहाँ पेयजल संकट का निवारण लगभग 25% छत जल संग्रहण से होता है। छत जल अभी बताए थे, छत जल संग्रहण से होता है। 25% जल जो होता है छत जल संग्रहण से होता है। मेघालय के शिलोंग में छत जल संग्रहण आज भी परंपरागत रूप से प्रचलित। मेघालय की राजधानी शिलोंग है दोस्त। मेघालय में आज भी हम लोग गुजरात बता रहे हैं, वहाँ भी है, लेकिन अधिक सबसे अधिक क्या हो रहा है, शिलोंग में छत का जल जो क्या है नीचे धरती में जा रहा है, घग्घा के थ्रू। हम लोग जब रोड पर बाहर है, वो बोरिंग की तरह बोरिंग के जरिए नीचे धरती की जमीन के अंदर भेजा जा रहा है, ताकि लेयर बना हुआ रहे। पश्चिम राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर के विकास के क्षेत्र के 12 मासी पेयजल उपलब्ध होने के कारण यह वर्षा जल संग्रहण की उपेक्षा हो रही, जो खेदजनक है। आपसे पूछ देगा कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में बहती है, तो राजस्थान में बहती है। वर्तमान में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात सहित कई राज्यों में वर्षा जल संरक्षण में पुनर्चक्रण किया जा रहा है। कि बताए थे महाराष्ट्र में, राजस्थान, गुजरात में वो वर्षा के जल जो छत पर हम लोग एकत्रित करके नीचे बोरिंग में डाल रहे हैं, संग्रह कर रहे हैं, है ना, पुनर्चक्रण कर रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में आर्थिक, सामाजिक, व्यापारिक समग्र विकास उद्देश्य से जल संसाधन उपयोग हेतु योजनाएं तैयार की गई है ना। अब देखिए थोड़ा सा और बच गया दोस्त, 2 मिनट और रुकिए। बिहार में इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर कई परियोजनाएं बनाई गई, जिनमें 3 प्रमुख है। बिहार में सोन परियोजना है, गंडक परियोजना है और कोसी परियोजना है। आपसे पूछ देगा बिहार का शुक्ल किस नदी को कहा जाता है, तो बिहार का शुक्ल कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शुक्ल किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है। अब पूछ देगा आपको बंगाल का शुक्ल किस नदी को कहा जाता है, तो बंगाल का शुक्ल दामोदर नदी को कहा जाता है। और वही पूछ देगा भारत का शुक्ल किस नदी को कहा जाता है, तो कर्मनाशा नदी को कहा जाता है। और वही पूछ देगा आपको उड़ीसा का शुक्ल किस नदी को कहा जाता है, तो महानदी को कहा जाता है दोस्त। ये सब याद रखिएगा, है ना।
सोन नदी घाटी परियोजना। सोन नदी घाटी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना के साथ साथ यह यहाँ की पहली परियोजना है। बिहार की सबसे प्राचीन या सबसे पहली परियोजना कौन सी? सोन नदी घाटी परियोजना है। ब्रिटिश सरकार ने सिंचित भूमि वृद्धि में कर अधिकाधिक फसल उत्पादन की दृष्टि से इस परियोजना का विकास 1874 में हुआ था। पूछ देगा 1874 में सोन नदी घाटी परियोजना किसने किया था? तो अंग्रेजों ने किया था, ब्रिटिश लोगों ने किया था दोस्त। 1874 में किया था। सुविकसित रूप से यह नहर 3 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती है। 1968 से इन योजना के डेहरी से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इंद्रपुरी नामक स्थान पर बांध लगाकर बहुउद्देशीय परियोजना का रूप देने का प्रयास किया गया है। इससे पुराने नहरों जल का बैराज से पुनर्निर्मित नहरी विस्तारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हुआ है। यह वजह है कि सोन का यह सूखाग्रस्त प्रदेश आज बिहार का चावल का कटोरा के नाम से भी विभूषित हो रहा है। बिहार का चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? पता है? सोन का सूखाग्रस्त प्रदेश। सोन नदी के सूखाग्रस्त प्रदेश को क्या कहते हैं? बिहार का चावल का कटोरा कहा जाता है। अच्छा ये बताइए सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो सोन नदी अमरकंटक से निकलती है दोस्त। सोन नदी कहे, नर्मदा नदी कहे, ये सब कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है दोस्त। ये सब नॉलेज होना जरूरी है। बिहार का शुक कोसी नदी, बिहार का शुक कोसी नदी, बंगाल का शुक दामोदर नदी और उड़ीसा का शुक महानदी और भारत की अगर पूछ दे तो कर्मनाशा नदी। ये सब ध्यान में रखना है। और इस परियोजना के अंतर्गत जल विद्युत उत्पादन के लिए शक्ति गृह भी स्थापित हुआ। पश्चिमी नहर पर डेहरी के समीप शक्ति गृह की स्थापना की गई, जिसमें 6.6 मेगावाट ऊर्जा प्राप्त होती है। इस ऊर्जा का उपयोग डालमिया नगर का एक बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान के रूप में उभर रहा है। बिहार में विभाजन के पूर्व इंद्रपुरी जलाशय योजना कंदवन जलाशय योजना के नाम से भी जानी जाती है ना। इसके अतिरिक्त भी बिहार के अंतर्गत कई नदी घाटी परियोजनाओं प्रस्तावित है जिसके विकास की आवश्यकता है, जिसमें दुर्गावती जलाशय परियोजना, ऊपरी किउल जलाशय परियोजना, बागमती परियोजना तथा बरनार जलाशय परियोजना इत्यादि। बागमती नदी कहाँ से निकलती पता है ना? नेपाल से आकर के बिहार में बहती है ना। बागमती, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक। अच्छा पूछ देगा उत्तरी बिहार में पूछ देगा बिहार में सबसे तेज बहने वाली नदी कौन सी है? तो बूढ़ी गंडक नदी है, सबसे तेज बहने वाली दोस्त, है ना। अब दक्षिणी बिहार में कौन सी सबसे लंबी नदी? दक्षिणी बिहार में सोन नदी है दोस्त। और उत्तरी बिहार में बूढ़ी गंडक है, बागमती है। अब प्रश्न आंसर आ गया दोस्त। तो प्रश्न आंसर तो देखिए, अब इसके बारे में इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसको हम बार बार बोल रहे हैं, इसको छोड़िएगा नहीं। ये हम जो डायग्राम बनाए हैं कि कहाँ से निकलती, इसको ध्यान से पढ़िएगा। अगर एक बार पढ़ लेते हैं कि गंगा नदी के बारे में तो आप पूरा डिटेल्स आप क्लियर कर लीजिए, क्योंकि गंगा नदी से प्रश्न बार बार आती है। पूछ देगा गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो गंगा नदी कहीं से नहीं निकलती है। गंगा नदी के 2 सहायक नदियाँ हैं दोस्त। सहायक नदियाँ कौन कौन है? एक अलकनंदा नदी है और एक भागीरथी नदी है। अलकनंदा नदी उत्तराखंड के संतोख पंथ से निकलती है और भागीरथी नदी उत्तराखंड के गंगोत्री के गोमुख से निकलती है। गंगोत्री के गोमुख से निकलती है दोस्त। और एक जगह उत्तराखंड में देवप्रयाग, और देवप्रयाग में दोनों आकर के संगम बनाती है, एक जगह मिल जाती है और उस देवप्रयाग से फिर गंगा नदी का नामकरण होता है। वहीं से गंगा नदी बनकर उत्तराखंड में 110 किलोमीटर चलती है और चलते चलते एक मैदानी भाग आता है हरिद्वार। हरिद्वार में मैदानी भाग में प्रवेश कर जाता है। हरिद्वार जिला से उसी रास्ते से चलते चलते उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और उत्तर प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है बिजनौर जिला। बिजनौर जिला उत्तर प्रदेश में कितना किलोमीटर चलता है? 1450 किलोमीटर चलता है। 1450 किलोमीटर चलते 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 बिहार राज्य में प्रवेश करती है। बिहार राज्य में कितना किलोमीटर चलता है? 445 किलोमीटर चलता है। बिहार राज्य में कहाँ प्रवेश करती है? तो बक्सर जिला में प्रवेश करती है। बिहार से चलते 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 एक झारखंड के एकमात्र जिला है, झारखंड के एकमात्र जिला साहिबगंज है। वहाँ से स्पर्श करते हुए बंगाल में मालदा जिला में प्रवेश करती है। बंगाल के पश्चिम बंगाल के मालदा जिला में प्रवेश करती है। अब बंगाल में टोटल 520 किलोमीटर चलती है। अब बंगाल के में 520 किलोमीटर चलने के बाद मुर्शिदाबाद एक जिला आता है। मुर्शिदाबाद जिला में आने के बाद आपको वहाँ से 2 भाग में बढ़ जाती है गंगा नदियाँ। गंगा नदी 2 भाग में बढ़ जाती है। एक जो पूर्वी भाग में बहती है वो बांग्लादेश में चली जाती है और दक्षिणी भाग में बहती है जो पश्चिम बंगाल में जाकर के, जिसे हम लोग हुगली नदी कहते हैं और भगीरथी नदी भी उसे बोलते हैं ना। अब वहाँ से जो बांग्लादेश में गई नदियाँ पूर्वी क्षेत्र में जो गंगा नदी, उसे पद्मा के नाम से कहते हैं बांग्लादेश में। एक नदी और निकलती है तिब्बत के मानसरोवर से, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 कुछ किलोमीटर है लगभग दोस्त। अब वहाँ से वो नदी निकलती है, वो अरुणाचल प्रदेश होते हुए, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को लोहित नदी के नाम से जाना जाता है। और अरुणाचल प्रदेश होते आसाम में पहुँचती है। आसाम के हर शहरों से मतलब 2-3 शहर, गुवाहाटी हो गया, ये सब से निकलते हुए, डिब्रूगढ़ से निकलते हुए कहाँ चल जाते हैं? बांग्लादेश में पहुँच जाते हैं दोस्त। अब बांग्लादेश में
डेल्टा बनाते हुए निकलती है और बांग्लादेश में जाने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी जमुना के नाम से जानती है। और जमुना नदी और गंगा नदी जो जा करके बना था पद्मा नदी, ये दोनों जाकर एक संगम बनाती है। और इस संगम फिर बना करके क्या होता है, एक धारा बनाती है, उसे हम लोग मेघना के नाम से जानते हैं। मेघना, वही मेघना जाकर के क्या होती है, बंगाल के खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। गंगा नदी की नामकरण समाप्त हो जाती है। जिस तरह से नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में प्रवेश कर जाती है, उसी तरह मनुष्य को हृदय रूपी गुफा में प्रवेश करने से मनुष्य आत्म विलीन होकर के सभी माया मोह त्याग करके क्या करता है, भगवान में विलीन हो जाती है, ईश्वर में विलीन हो जाते हैं। उसी प्रकार है दोस्त, है ना, गंगा अपना नाम और रूप छोड़ देती है। जिस तरह से इतराते नितराते निकलती है, फिर उसी तरह समुद्र में मिल करके क्या होता है, नाम और रूप सब छोड़ देता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्त। अगर टॉपिक ठीक लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ठोकना ना भूलें दोस्त। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आप लोग को आशा करते हैं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को आप लोग आगे बढ़ाने में बहुत सहयोग किए हैं और आशा करते आगे भी इसी तरह से करते रहिएगा। क्योंकि हम अभी वीडियो नहीं डालने के कारण कुछ मेरा भी एग्ज़ाम था दोस्त, उसके तैयारी में लगे हुए थे, थोड़ा सा हम लोग भी परेशानी में थे, इसलिए वीडियो नहीं बना रहे थे। अब रेगुलर वीडियो मिलते रहेगा। इसके बाद हम आपको पूरा पीपीटी में लाएंगे। बिहार पुलिस का एक मैराथन क्लास लाएंगे। वो क्लास में आप लोग को बिहार पुलिस के अनथेटिक प्रश्न रहेगा, जो 100% लड़ने की गारंटी तो नहीं लेता हूँ, लेकिन वही प्रश्न से रिलेटिव आपको वो देखने को मिल सकता है, ये हम गारंटी लगते हैं। आप उस क्लास को छोड़िएगा नहीं। जो तैयारी कर रहे हैं बिहार पुलिस का सिपाही का, जो आगे देने वाले हैं, जो अगला साल तैयारी कर रहे हैं वो भी देखिएगा, है ना। जीडी की भी तैयारी कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं। यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं। एमपी पुलिस वाला भी देख सकते हैं। सबके लिए उपयोगी है दोस्त। कंपटीशन के हर क्वेश्चन सबके लिए उपयोगी होता है। कंपटीशन में क्वेश्चन सब हम नहीं लोग के तो छोटा छोटा क्लास है, 7, 8, 9, 10, 12 तक तो रहता है दोस्त एनसीईआरटी से। बाकी तो सब क्वेश्चन सेट करने वाला जानते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।